हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम यूजीसी नेट पेपर 2 कॉमर्स यूनिट सेकंड को करेंगे, जो कि है अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। अकाउंटिंग क्या है, उसके मीनिंग से समझते हैं, धीरे धीरे चीजों को आगे बढ़ाते हैं। अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग एक तरीके की लैंग्वेज है। अकाउंटिंग आपकी बिजनेस की लैंग्वेज है, जिसके थ्रू एक बिजनेस जो है वो दूसरे बिजनेस से कम्युनिकेट कर पाता है। ये मैं देख पाता हूँ कि मेरा बिजनेस की स्टेटमेंट कैसी है, दूसरे बिजनेस की स्टेटमेंट कैसी है। इसके लिए हमारे कुछ स्टैंडर्ड प्रिंसिपल्स हैं, जिसके बेसिस पे मेरी ये लैंग्वेज वर्क करती है। देखो, जैसे हर लैंग्वेज के अंदर कुछ ग्रामर के रूल होते हैं, कुछ ग्रामर के रूल्स होते हैं। सेम इसी तरीके से जो अकाउंटिंग है वो मेरी बिजनेस की लैंग्वेज है, तो उस बिजनेस की लैंग्वेज को बनाने के लिए मेरे कुछ प्रिंसिपल्स, कुछ रूल, कुछ स्टैंडर्ड सेट किए गए हैं। तो सबसे पहले क्या आता है मेरा? सबसे पहले आता है मेरा कंसेप्ट, जो कि है अकाउंटिंग कन्वेंशन या अकाउंटिंग कंसेप्ट। फर्स्ट टॉपिक अपना स्टार्ट करते हैं, जो कि है अकाउंटिंग कंसेप्ट। अकाउंटिंग कंसेप्ट्स क्या है? अकाउंटिंग कंसेप्ट वो रूल बताए गए हैं जो कि आपको बिजनेस के अंदर फॉलो करने चाहिए। अगर आप एक बिजनेस कर रहे हैं, तो अगर आप अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, तो ये वो सारे रूल्स हैं जो आपको फॉलो करने चाहिए। ये बहुत ज्यादा मैंडेटरी तो नहीं है। देखो, एक्चुअली जो आपके कंसेप्ट है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो है ना, वो दो पार्ट में डिवाइड है। एक सेकंड रुको, मैं इसको रिपीट करती हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। देखो, एक तो है हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग प्रिंसिपल आपके दो पार्ट में डिवाइड है। एक है अकाउंटिंग कंसेप्ट और एक है अकाउंटिंग कन्वेंशंस। जो आपके अकाउंटिंग कंसेप्ट है, दीज आर मैंडेटरी। अकाउंटिंग कंसेप्ट को ही मैं अकाउंटिंग एजम्पशंस भी बोलती हूँ, क्योंकि इसके अंदर मैं ये अज्यूम करके चलती हूँ कि ये तो मेरे बिजनेस के अंदर फॉलो होगा ही होगा। अकाउंटिंग कन्वेंशन को आप एक तरीके की गाइडलाइन ले सकते हो। तो फिर आप कहोगे मैडम ये गैप क्या होता है? गैप बच्चे अलग चीज है। गैप आपकी अलग चीज है। गैप जो है वो आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से रिलेट करते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपने पढ़े होंगे। एक आता है आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, एक आता है आपके इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपके अलग है, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपके अलग है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी इवन आपके दो पार्ट में आएंगे, एक फॉर कॉर्पोरेट एंटिटी और एक नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी के लिए। गॉट इट? इंडिया के अंदर जो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाने का काम है, वो किया था आईसीएआई ने। ये आईसीएआई क्या है? अब आईसीएआई है आपका इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। आईसीएआई क्या है? आईसीएआई है आपका इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। ये आपकी एक बॉडी है जो बनी तो थी 1949 के अंदर। इस बॉडी ने एक बोर्ड को सेटअप किया। आईसीएआई ने एक बोर्ड को सेटअप किया। इस बोर्ड का नाम था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। कब सेटअप किया? ये सेटअप किया 1977 में, 21 अप्रैल 1977 में इस बोर्ड को सेटअप किया गया। और इस बोर्ड ने हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यानी कि गैप दिए। गैप क्या है? जर्नली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अब मैंने जैसे बताया, ये भी आपके दो टाइप में है। वो क्या है? ये है आपके कुछ इस तरीके से। मैं एक बार थोड़ा सा ये यहां बना देती हूँ। देखो, जो आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैं वो दो तरीके से हैं। कैसे? एक है फॉर कॉर्पोरेट और एक है फॉर
नॉन कॉरपोरेट, जो कॉरपोरेट के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो दिए है एमसीए ने, मिनिस्टर्स ऑफ चार्टर अकाउंटेंट, सॉरी मिनिस्ट्री ऑफ चार्टर अकाउंट ने, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, सॉरी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर ने NASAC, नाकाज क्या है ये, नेशनल एडवाइजरी कमेटी ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, कॉर्पोरेट एंटिटी के लिए मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर ने नाकास के साथ मिलकर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दिए। वहीं पे नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज के लिए ICAI ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दिए। उसके बाद इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को IFRS के साथ, IFRS, अब ये IFRS क्या है, ये है हमारे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। इनकी थोड़ी सी हिस्ट्री बता देती हूँ। देखो, पहले हमारी एक बॉडी थी जिसका नाम था IASC, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी ने हमारे इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दिए थे। अब IASC को चेंज करके हमने बना दिया IASB, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। अब इस बोर्ड ने हमको IFRS दिए, इंटरनेशनल IFRS, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। IFRS के तौर पे हम दो चीज कर सकते थे, या तो इनको एडॉप्ट कर लो या फिर इनको इनके बेसिस पे अपने स्टैंडर्ड को कन्वर्ट कर लो। तो इंडिया ने जो इंडिया के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थे उनको IFRS की कंप्लायंस के साथ कन्वर्ट करते हुए हमारे इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाए। अब समझ में आया ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अलग अलग क्यों हैं। एक एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को हम डिस्कस करेंगे, उससे पहले आ जाओ साथ साथ ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स पे। अब ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या है, ये है अकाउंटिंग कंसेप्ट। अकाउंटिंग कंसेप्ट क्या है, अकाउंटिंग कंसेप्ट इज लाइक कि ये आपको बताते हैं कि काम आपका किस तरीके से होना चाहिए। गॉट इट। तो चलो पहले वन बाय वन हम अकाउंटिंग कंसेप्ट्स को ही पढ़ लेते हैं। क्या है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। पहली बात, अकाउंटिंग कंसेप्ट हमारे 3 फंडामेंटल अकाउंटिंग कंसेप्ट हैं जो हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फर्स्ट के अकॉर्डिंग आए हैं। क्या नाम है, फर्स्ट लिखो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट आपका क्या बताता है, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट आपको ये बोल के चलता है कि जब भी हम अपने अकाउंट बनाते हैं तो हमें ये एज्यूम करके चलना चाहिए कि मेरा बिजनेस जो है वो 1 साल से ज्यादा चलेगा। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट में ये एज्यूम करके चलता हूं कि मेरा बिजनेस 1 साल से ज्यादा चलेगा। अदरवाइज अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर क्या होगा, मैं तो साल, जब मैं बिजनेस की वाइंड अप की सिचुएशन में आ जाऊंगा तब मेरे को अकाउंट्स का पता चलेगा। लेकिन बीच बीच में मैं अपने बिजनेस की स्टेटमेंट जानने के लिए, बिजनेस का स्टेटस जानने के लिए गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट के थ्रू ये एज्यूम करता हूं कि मेरा बिजनेस लंबा चलेगा, जिसको मैं पीरियोडिक रिव्यू करता हूं 1 साल में। अब ये एक साल भी आपका 2 तरीके का होता है, एक होता है फाइनेंशियल ईयर, एक होता है कैलेंडर ईयर। कैलेंडर ईयर आपका जनवरी टू दिसंबर चलता है एंड फाइनेंशियल ईयर आपका अप्रैल से 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है। गॉट इट। सेकंड कंसेप्ट आपका कंसिस्टेंसी कंसेप्ट। कंसिस्टेंसी कंसेप्ट आपको ये बोलता है कि बिजनेस के अंदर हमें अपनी पॉलिसीज को, हमें अपने रूल्स को कंसिस्टेंटली फॉलो करना चाहिए। जो पॉलिसी मैंने एक बार बना ली मैं उसी के ऊपर रहूंगा, बार बार चेंज नहीं करूंगा। कंसिस्टेंसी इज लाइक एस कि फॉर एग्जांपल मेरे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का मेथड, मैंने अगर एक बार रिटर्न डाउन मेथड को यूज किया है तो मैं हर बार रिटर्न डाउन मेथड ही यूज करूंगा, क्योंकि जैसा कि आप सब जानते हैं हर डेप्रिसिएशन के हर एक मेथड से 7-8 मेथड होते हैं, हर एक मेथड से मेरी नई वैल्यू निकलती है। अगर मैं चेंज करता रहूंगा तो मैं एक्चुअली वैल्यू नहीं निकाल पाऊंगा, मुझे पता नहीं चलेगा कि एक्चुअली में मेरी एसेट का स्टेटस क्या है। नेक्स्ट आता है मेरा थर्ड, एक्रूवल कंसेप्ट।
एक्रूअल कंसेप्ट आपका क्या बोलता है? एक्रूअल कंसेप्ट आपका ये बोलता है कि जिस टाइम पे आपकी ट्रांजैक्शन हो गई, ट्रांजैक्शन इन द सेंस कि किसी गुड्स की या किसी एसेट की ओनरशिप ट्रांसफर हो गई, किसी गुड्स की या किसी एसेट की ओनरशिप ट्रांसफर हो गई, तभी उसे रिकॉर्ड कर दो, रेदर देन जब पेमेंट मिल रही है आपको। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक गुड सेल करी 31 जनवरी को और मुझे इसकी पेमेंट मिलेगी 6 महीने बाद, जो मैंने मान लिया 31 जून को। एक्चुअली में मेरी ये ट्रांजैक्शन तो हुई है 2023 के अंदर और मेरे को इसका पैसा रिसीव होगा 2024 के अंदर। तो ये तो मेरे बिजनेस का स्टेटमेंट सही नहीं दिखाई ना। तो बिजनेस की एक एक्यूरेट पोजीशन जानने के लिए एक्रूअल कंसेप्ट के अंदर ये बोला जाता है, जब भी कोई ट्रांजैक्शन हो रही है, किसी गुड्स की ओनरशिप ट्रांसफर हो रही है या आप पेमेंट करने के लिए स्टेटस में आ चुके हो, मतलब सामने वाला आपका काम करके दे चुका है, आपने भले ही पेमेंट करी या नहीं करी, अपने अकाउंट्स में चढ़ा दो, वो आपकी एक लाइबिलिटी बन जाती है। क्योंकि तो जिस टाइम पे ओनरशिप ट्रांसफर होती है उसी टाइम रिकॉर्ड करोगे, रेदर देन जब आप पेमेंट लेते हो या पेमेंट देते हो। क्यों किया जाता है ऐसा? फॉर मोर अप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन के लिए। गॉट इट? ये 3 थे हमारे अकाउंटिंग कंसेप्ट्स। गॉट इट? अब चलते हैं हम आगे अकाउंटिंग कन्वेंशंस पे। अकाउंटिंग कन्वेंशंस क्या है? अकाउंटिंग कन्वेंशन आपकी फर्स्ट कन्वेंशन है जिसका नाम है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट आपका क्या बोलता है? बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट आपका ये बोलता है कि जो बिजनेस है और जो ओनर है, दीज आर सेपरेट। बिजनेस अलग चीज है और ओनर अलग चीज है। अगर आपने अकाउंट्स की इक्वेशन पढ़ी है तो उसमें क्या होता है? अकाउंट की इक्वेशन में एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, यही होती है ना। तो यहाँ पे मैं बैलेंस शीट के अंदर जो मेरी कैपिटल होती है उसे मैं लाइबिलिटी कंसीडर करता हूँ। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बिजनेस अलग है और ओनर अलग है। बिजनेस अपने नाम से कोई भी केस कर सकता है, यहाँ पे बिजनेस की एग्जिस्टेंस अलग है। बिजनेस अपने नाम से किसी के ऊपर केस कर सकता है, बिजनेस के ऊपर खुद कोई केस कर सकता है। बिजनेस में कोई प्रॉफिट हो रहा है तो वो बिजनेस का प्रॉफिट है, उसके बाद वो ओनर को मिलेगा। तो कैपिटल क्या है? कैपिटल एक्चुअली वो अमाउंट होती है जो कि एक बिजनेसमैन बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करता है। तो कैपिटल एक लाइबिलिटी है उस बिजनेस के लिए कि मेरे को जिसने इन्वेस्ट किया उसको चुकाना है। दिस इज बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट आता है आपका मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट आपको ये बोलता है हर एक उस एंट्री को रिकॉर्ड करो जिसको आप मनी की फॉर्म में मेजर कर सकते हो। रिकॉर्ड ट्रांजैक्शंस दैट कैन मेजर इन द फॉर्म ऑफ मनी। गॉट इट? थर्ड कंसेप्ट आपका अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट जो है वो आपका बेस है किसके ऊपर? आप कह सकते हो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट के ऊपर। गोइंग कंसर्न ने क्या बोला था कि बिजनेस लंबा चलेगा। अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट क्या बोलता है? अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट आपको ये बोलता है कि हर बिजनेस तो लंबा चलेगा, 5 साल 10 साल 15 साल, लेकिन मेरे को बिजनेस को फ्रेगमेंट करना पड़ेगा, कुछ टुकड़ों के अंदर तोड़ना पड़ेगा ताकि मैं बिजनेस की एक्चुअल पोजीशन को जान सकूं। यूं ना हो कि मैं आज से 15 साल बाद बिजनेस बंद करा और जब मुझे पता चले मेरे बिजनेस में तो इतना घाटा हो गया। समझ में आया? नेक्स्ट फोर्थ है आपका हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट समझने से पहले आपको 2 टाइप की मैं कॉस्ट बताती हूँ। एक होता है मार्केट प्राइस, एक होता है परचेज प्राइस, और एक टर्म और होती है डेप्रिसिएशन। जब भी
मैं कोई एसेट को परचेज करता हूं तो उस एसेट को यूज करने की वजह से उसकी वैल्यू जो डिक्रीज हो जाती है, तो जितनी वैल्यू डिक्रीज हुई उसको बोला जाता है डेप्रिसिएशन। परचेज प्राइस मेरा वो प्राइस जिसके ऊपर मैंने उस गुड्स को परचेज किया था। मार्केट प्राइस वो प्राइस जो आज के टाइम पे उस गुड्स का मार्केट के अंदर है। तो परचेज प्राइस कंसेप्ट के थ्रू ये बोला जाता है कि आपको बिजनेस के अंदर उस कॉस्ट को लेके चलना है। बिजनेस के अंदर एसेट परचेज करी थी अगर 10 लाख रुपीस की, 10 लाख के अंदर आपने माना कि ये जो मेरी 10 लाख की मैंने मशीन परचेज की है ये मेरी 5 ईयर तक मुझे बेनिफिट देगी, तो हर साल उसका 2 लाख रुपीस डेप्रिसिएशन लगेगा। तो हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट के अकॉर्डिंग मैं एसेट का प्राइस 2023 में अगर मैंने परचेज करी तो मैं उसका 10 लाख रखूंगा। 2024 में मैं उसका प्राइस डिक्रीज करके 8 कर दूंगा। 2025 में मैं 6 कर दूंगा एंड सो ऑन। लास्ट में मेरी एसेट की वैल्यू हो जाएगी 0। तो हिस्टोरिकल प्राइस कंसेप्ट आपको ये बोलता है कि जो भी आप एसेट अपनी बैलेंस शीट के अंदर दिखा रहे हो वो एक्चुअली में उस प्राइस पे दिखाओ जो तुमने परचेज करी थी और आज उसके ऊपर कितना डेप्रिसिएशन लग चुका है, उसकी करंट वैल्यू क्या है। गॉट इट? समझ में आया हिस्टोरिकल कॉस्ट। नेक्स्ट है आपका ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट या डबल एंट्री सिस्टम। ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट आपको ये बोल के चलता है कि जो भी मेरे बिजनेस की ट्रांजैक्शन होगी उसका ड्यूअल इम्पैक्ट होगा। अगर मैं एसेट परचेज कर रहा हूं तो एसेट आएगी तो पैसा जाएगा, लोन परचेज कर रहा हूं पैसा आएगा तो लायबिलिटी बढ़ेगी। तो हर एक ट्रांजैक्शन का डबल इम्पैक्ट होगा, ये बोलता है ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट है मेरा रिवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कॉन्सेप्ट। ये रिवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कंसेप्ट आपका क्या बोलता है कि मैं रिवेन्यू को रिकॉग्नाइज कब करूंगा, मैं कब मान लूंगा कि हाँ ये मेरा रिवेन्यू है, ये मेरा पैसा। फॉर एग्जाम्पल मैं बनाता हूं, मैं कोई भी प्रोडक्ट बनाता हूँ, मेरा प्रोडक्ट है XYZ। मैं XYZ प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करता हूँ, मेरे को इसकी मैन्युफैक्चरिंग की ऑर्डर मिला मेरे को 31 जुलाई को। मैंने इस ऑर्डर को कंप्लीट कर दिया 6 अगस्त को। कंप्लीट करके मैंने इसको सेल कर दिया या कह सकते हैं डिस्पैच कर दिया। उसके बाद मेरे को जो पैसा मिला वो मिला मेरे को 15 अगस्त को। यहां मेरे को मेरा पैसा रिसीव हो गया। तो मेरे को ये बताओ कि मैं कौन सी डेट को अपनी एंट्री करूं, मैं कब मान लूं कि हाँ मेरा इस दिन रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हो गया। तो ये बोलता है रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कॉन्सेप्ट की जिस दिन आप एसेट को रेडी कर देते हो, आप अपनी तरफ से डिस्पैच कर देते हो, उस दिन आप मानोगे देन दैट योर रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज। ऑर्डर मिलने से कुछ नहीं होता, ऑर्डर पूरा ही नहीं हुआ तो रिसीव्ड हमने देख ही लिया एक्रूवल कॉन्सेप्ट के अंदर भी कि जिस दिन मैं ट्रांजेक्शन करता हूं उस दिन की रिकॉर्ड ना करके जिस दिन एक्चुअली वो हैपन हुई है मैं तब की रिकॉर्ड करता हूं। गॉट इट? नेक्स्ट आता है आपका मैचिंग कंसेप्ट। मैचिंग कंसेप्ट क्या बोलता है? मैचिंग कंसेप्ट आपको ये बोलता है जिस पीरियड का आप एक्सपेंसेस दिखा रहे हो ना, आप उसी पीरियड की ही रेवेन्यू या प्रॉफिट को लेके चलोगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने 10 पेन परचेज किए, मेरे 10 पेन, एक पेन की कीमत 15 रुपए का मैंने एक पेन खरीदा, 150 रुपीज के मैंने पेन खरीद लिए। एक साल के अंदर अंदर मैंने 4 पेन सेल आउट कर दिए। 4 पेन मेरे क्या हो गए? सोल्ड हो गए। जो वो 4 पेन से मुझे फायदा मिला वो 100 रुपए का मिला, मतलब मैंने 25 रुपीज का एक पेन बेच दिया। इसका मतलब ये भाई 150 का खरीदा था, 100 रुपए मिले हैं। क्या ये तो मेरा 50 रुपए एडवर्स बैलेंस आ गया, नेगेटिव बैलेंस आ गया? बट ऐसा नहीं है। एक्चुअली जितनी क्वांटिटी, जितनी यूनिट आप सेल की ले रहे हो उतनी ही आपको परचेज की लेनी पड़ेगी। इसका मतलब क्या है कि एक्चुअली में मुझे
अगर मैं ये ले रहा हूं तो मुझे इसका सेल प्राइस यहाँ 150 ना लेकर कितना लेना है, मेरे को लेना है इसका 60 रुपए, और यहाँ मेरा फेवरेबल बैलेंस आ गया 40 रुपीज। तो मैचिंग कंसेप्ट आपको ये बोलता है जितनी क्वांटिटी, जितनी यूनिट आप किस एक चीज की लेते हो, सेम उतना ही उसी ईयर का एक्सपेंस लोगे, उसी ईयर का एक्सपेंस लोगे, और उसी ईयर का आप रिवेन्यू लोगे। ये बोलता है मैचिंग कंसेप्ट। गॉट इट। नेक्स्ट है आपका ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट आपको ये बोलता है फ्री फ्रॉम बायस आपको रहना चाहिए। ये है हमारे सारे के सारे अकाउंटिंग कंसेप्ट्स। यहां तक क्लियर? अकाउंटिंग कन्वेंशन क्या है, अकाउंटिंग कंसेप्ट क्या है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है, हमें सब कुछ समझ में आ गया। अब लास्ट टॉपिक आ जाओ, अकाउंटिंग रूल क्या है। क्या अकाउंटिंग रूल क्या है? अकाउंटिंग रूल को आप गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग भी बोलते हो। अकाउंटिंग रूल के अकॉर्डिंग मेरे 3 तरीके के अकाउंट होते हैं। कितने तरीके के? 3 तरीके के। एक होता है मेरा पर्सनल अकाउंट, एक होता है मेरा रियल अकाउंट, और एक होता है मेरा नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट किसी भी पर्सन के लिए यूज होगा। रियल अकाउंट ज्यादातर आपका एसेट्स के लिए यूज होता है, एसेट्स में भी मेनली फिक्स्ड एसेट के लिए। नॉमिनल अकाउंट आपके एक्सपेंसेस एंड इनकम के लिए यूज होता है। गॉट इट? 2 मिनट दो बस, इस कॉन्सेप्ट को भी समझाऊंगी मैं। पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट हु गिवर। डेबिट रिसीवर, क्रेडिट गिवर, ये हो गया मेरा पर्सनल अकाउंट का रूल। रियल अकाउंट का रूल क्या है? रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ओके जी। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉस, एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। ये हो गया मेरा नॉमिनल अकाउंट का रूल। अब देखो पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट को सबसे पहले बताती हूँ। पर्सनल अकाउंट जो है वो आपका फर्दर 3 टाइप का होता है। पर्सनल अकाउंट फर्दर आपका 3 टाइप का होता है। एक होता है आपका नेचुरल पर्सनल अकाउंट, एक होता है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, एक होता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। नेचुरल पर्सनल अकाउंट क्या? नेचुरल पर्सनल अकाउंट उनका अकाउंट जिसको नेचर ने बनाया है, राम श्याम तुम मैं, ह्यूमन बीइंग का अकाउंट, दिस इज नेचुरल पर्सनल अकाउंट। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट जिसको किसी ना किसी लॉ के थ्रू बनाया गया है, कोई बैंक हो गया, कोई पार्टनरशिप फर्म होगी, कोई स्कूल हो गया, कोई कॉलेज हो गया, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो गई, कोई कंपनी हो गई, दीज आर ऑल नेचुरल पर्सनल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट जो किसी पर्सन को, किसी लाइबिलिटी को, किसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, लाइक एक्रूवल अकाउंट्स, आउटस्टैंडिंग अमाउंट। आउटस्टैंडिंग अकाउंट इज लाइक कि मैंने कुछ एडवांस पे कर दिया, तो राम की सैलरी आउटस्टैंडिंग है, तो राम को हमने एक्स्ट्रा सैलरी दे दी, लाइक प्रीपेड, प्री पहले ही पे कर दिया। तो ये क्या होते हैं? अगर मैं सिर्फ मैं यहाँ पे सैलरी की बात करता हूं तो ये होता है मेरा खर्चा, तो ओनली सैलरी हो गया मेरा नॉमिनल अकाउंट। रेंट नॉमिनल अकाउंट। लेकिन वहीं पे जब इसके साथ प्रीपेड सैलरी, अनअर्न्ड इनकम, प्रीपेड एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग रेंट, ये सब जुड़ जाता है तो वो मेरा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट बन जाता है। समझ में आया ये कंसेप्ट भी?
अब इसके लिए हमारे पास एक तो हो गई रूल वाली अप्रोच, दूसरी अप्रोच इसके अंदर मेरे पास आती है जिसको मैं मॉडर्न अप्रोच कहता हूं। उसके लिए मेरा एक निमोनिक लिख लो, CLEAR। सी क्या है? कैपिटल। एल क्या है? लाइबिलिटी। ई क्या है? इक्विटी। ए क्या है? एसेट। आर क्या है? रेवेन्यू। अब जो आपके एक्सपेंसेस एंड एसेट हैं, अगर ये इंक्रीज होंगे तो डेबिट, डिक्रीज होंगे तो क्रेडिट। बस इतना याद रख लो, इसका अपोजिट हो जाएगा बाकी में। तो कैपिटल, लाइबिलिटी एंड रेवेन्यू, इसमें क्या होगा? अगर इंक्रीज हुए तो क्रेडिट, डिक्रीज हुए तो डेबिट एंड वाइस वर्सा। ये हमारी मॉडर्न अप्रोच है अकाउंट्स को प्रिपेयर करने की। यहां तक समझ में आया? अब छोटे छोटे कंसेप्ट और बताती हूँ, दो तीन। एक होता है रेवेन्यू, एक होता है कैपिटल। अब रेवेन्यू में भी या तो मेरा रेवेन्यू रिसिप्ट होगा या मेरी एक्सपेंडिचर होगा। कैपिटल में भी मेरा कैपिटल रिसिप्ट हो सकता है या मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर हो सकता है। आपके पास क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज योर रेवेन्यू रिसिप्ट, तो उसके लिए सिर्फ एक चीज याद रखना, अगर कोई भी एसेट, फॉर एग्जाम्पल ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही बताती हूँ, मैंने एक XYZ लिमिटेड से मशीन परचेज करी, उस मशीन की कॉस्टिंग थी 1 लाख रुपीज, उसके ऊपर मुझे इंस्टॉलेशन चार्जेस पे करने पड़े 10,000। तो ये जो मेरी 10,000 इंस्टॉलेशन चार्जेस है, ये मेरा कौन से टाइप का एक्सपेंडिचर है? क्या ये मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, या मेरा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है, या मेरा डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है? एक टर्म और भी लिख लो, ये डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, या नन ऑफ द अबव। तो यहां याद रखना, कोई भी एसेट या कोई भी चीज जब तक पुट टू यूज में नहीं आती है, उसको आप कैपिटल एक्सपेंडिचर ही लेके चलोगे। चाहे उस बिल्डिंग को बनाने के लिए, एक बिल्डिंग बना रहे हो, उस बिल्डिंग को बनाने के लिए आप लेबर को पेमेंट दे रहे हो, जब तक वो बिल्डिंग पूरी बन के रेडी नहीं हो जाती है, पूरी लेबर की पेमेंट, वेजेस की पेमेंट, उसके अंदर जितना भी सामान है, दीज आर ऑल इंक्लूडिंग इन योर कैपिटल एक्सपेंडिचर। गॉट इट? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर आता है आपकी डे टू डे ऑपरेशंस, छोटे मोटे खर्चे जो आप रेवेन्यू नेचर्स के, जो आपकी सॉरी हाँ, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स जो होते हैं, रेवेन्यू नेचर्स के, ये एक्सपेंडिचर हो गया या रिसिप्ट हो गया। रेवेन्यू को याद रखो रिकरिंग से, वो अगेन एंड अगेन अकर होते हैं, डे टू डे खर्चे, डे टू डे की इनकम, रेवेन्यू रिसिप्ट या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। गॉट इट? क्लियर हुआ यहां तक? उसके बाद हम देखते हैं ये डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है। डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर मेरा वो खर्चा है जो कि एक्चुअली में एक ही बार हो चुका है, लेकिन उसका फायदा मुझे बहुत लंबे टाइम तक मिलेगा। अगर मेरा वो खर्चा एक ही बार हो गया और मैंने इतना बड़ा खर्चा एक ही बार अपने बॉक्स में दिखा दिया, तो एक्चुअली तो वो खर्चा तो एक ही बार दिखा, लेकिन फायदा तो मुझे आगे तक मिलेगा। तो मेरे अकाउंट्स इसमें कह सकते हैं कि अच्छे से मेंटेन नहीं होंगे। जब फायदा आगे तक मिलेगा तो फायदा भी आगे तक खर्चा भी आगे तक दिखाओ। एग्जाम्पल ले लो, एडवर्टाइजमेंट का खर्चा। एडवर्टाइजमेंट का खर्चा मैंने 10 लाख रुपए लगाए एडवर्टाइजमेंट पे। अब जो ये मैंने 10 लाख रुपए एडवर्टाइजमेंट पे लगाया, ये मेरे को अगले 5 साल तक फायदा देने वाले हैं। तो हर साल इसमें से मैं 2 लाख रुपीज को रिटर्न ऑफ कर दूंगी। अगर एक ही बारी में मैं 10 लाख का खर्चा दिखा देती, तो मेरा जो लास्ट में प्रॉफिट आता इस साल का, वो नेगेटिव आ जाता। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, जो मेरा नेक्स्ट ईयर का प्रॉफिट आता वो सुपर प्रॉफिट आ जाता, जो कि एक्चुअली में है नहीं। एक साल नेगेटिव, अगले साल सुपर प्रॉफिट।
समझ में आया डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? उसी के साथ नेक्स्ट आ जाओ, प्रोविजंस और रिजर्व। एक सेकंड, एक होता है मेरा प्रोविजन, एक होता है रिजर्व। क्या डिफरेंस होता है? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट पढ़ा होगा आपने कहीं ना कहीं। रिजर्व आपका कैपिटल रिजर्व, रेवेन्यू रिजर्व, स्पेसिफिक रिजर्व, जनरल रिजर्व। एक्चुअली में जो प्रोविजन है उसका एक ही की डिफरेंस बताऊंगी बस। प्रोविजन जो है वो आपका चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। जितना मेरा प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट निकालने से पहले मैं उसके लिए प्रोविजन बना देता हूँ। प्रोविजन ना मेरी नॉन लाइबिलिटी के लिए बनाया जाता है। जैसे मेरे को लग रहा है कि मेरा ये डेटर पैसा नहीं देगा, तो उसके लिए मैं प्रोविजन बना के चलती हूँ ऑन द बेसिस ऑफ कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल। कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल्स या हमारा कह सकते हैं प्रूडेंस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। प्रूडेंस प्रिंसिपल आपको क्या बोलता है या कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल आपको क्या बोलता है? फ्यूचर में होने वाले फायदों को मत रिकॉर्ड करो, मत निग्लेक्ट करो, लेकिन फ्यूचर में अगर लॉस हो सकता है तो उसके लिए पहले से ही अपने माइंड में मेंटल पिक्चर बना के रखो, अपनी तैयारी करके रखो। तो उसके लिए हम बना लेते हैं प्रोविजन। गॉट इट? रिजर्व को आप ले सकते हो आपकी एक तरीके की सेविंग, कि फ्यूचर में मैं इस काम के लिए पैसा जोड़ रहा हूं। दिस इज योर रिजर्व। रिजर्व आपका वैसे नॉन लाइबिलिटी के लिए होता है, ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं होता। प्रॉफिट का ही कुछ हिस्सा आप रिजर्व में रख देते हो ताकि आप फ्यूचर में यूज कर पाओ। समझ में आया? ये पॉइंट भी क्लियर? चलिए आज की क्लास अपनी यहीं पे एंड करते हैं। आज की क्लास में हमने बेसिक किया बहुत बढ़िया तरीके से अकाउंटिंग का। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम मार्जिनल कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग करेंगे। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू टू ज्वाइन विद अस। होप सो आपको चीजें समझ में आई होगी। अगर किसी का कोई भी डाउट है तो ऑफ कोर्स आप लोग पूछ सकते हो। थैंक्स अ लॉट।